गुड मॉर्निंग। आज देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। एक बात बताइए, कोरिलेशन क्या था? जो कोरिलेशन था वो आपको ये कह रहा था कि दो वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। कोरिलेशन इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y। कैसा रिलेशन का मतलब क्या? अगर x इंक्रीज होता हो, y इंक्रीज होता हो, या x डिक्रीज होता हो, y भी डिक्रीज होता हो, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन। क्या कहेंगे? पॉजिटिव। इससे उल्टा अगर x डिक्रीज होता हो और y इंक्रीज हो, या x कम हो रहा है लेकिन y साथ में बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो सब बोलेंगे नेगेटिव रिलेशन। तो ये था कोरिलेशन। दो वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है, अगर आपको वो समझना हो तो दैट इज कोरिलेशन। ये कैसा का मतलब क्या? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड दूसरा, ये पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन कितनी हद तक है, कितनी एक्सटेंट तक ये पॉजिटिव है, कितनी एक्सटेंट तक ये नेगेटिव है, ये भी कोरिलेशन एक्सप्लेन करता है। एक्सटेंट का मतलब क्या? अगर ये पॉजिटिव है तो परफेक्ट पॉजिटिव भी तो हो सकता है, और परफेक्ट पॉजिटिव के अंदर उसका आंसर कितना आएगा? 1। परफेक्ट नेगेटिव भी तो हो सकता है, तो ऐसे केसेस में आंसर कितना आएगा? -1। ठीक है, ये हो गया। ये था कोरिलेशन। तो सर कोरिलेशन के बाद रिग्रेशन क्यों? फिर रिग्रेशन जब कोरिलेशन ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया तो रिग्रेशन क्यों? रिग्रेशन आपको ये कहता है कि अगर दो वेरिएबल है x एंड y, इसमें अगर x दे दिया हो, x वेरिएबल दे दिया हो, तो y वेरिएबल कितना होगा? या अगर आपको y वेरिएबल दे दिया हो तो ये x कितना होगा? का मतलब रिग्रेशन के अंदर यू कैन एस्टिमेट अननोन वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ नोन वैल्यू, है ना। यू कैन एस्टिमेट y on the basis of x, जिसको हम बोलते थे y on x, and you can estimate x on the basis of y, that is called x on y। तो रिग्रेशन में एस्टिमेशन पॉसिबल था, एस्टिमेट करना पॉसिबल था, जो कोरिलेशन में नहीं था। क्लियर? ये दोनों चैप्टर में ये भेद था, तफावत है। चलिए, एस्टिमेट करने के लिए हम क्या करते थे? हम ये करते थे भाई y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx, y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx। इसमें हम x यहाँ पे पुट करते थे और y की वैल्यू हम क्या करते थे? एस्टिमेट करते थे। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो आप एस्टिमेट करते थे y, वो एस्टिमेट कितना रिलायबल है? व्हाट आई एम सेइंग इज, दिस एस्टिमेट हाउ मच इट इज रिलायबल, हाउ फार इट इज रिलायबल, दैट कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। ये जो आप एस्टिमेट करते थे वो कितना एस्टिमेट कितना रिलायबल है, अगर ये जानना हो तो आपको करना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। सर एस्टिमेट रिलायबल का मतलब क्या? अगर जितना एस्टिमेट आपका रिलायबल होगा, इस एस्टिमेट के बेसिस पे आपने जो भी डिसीजन लिया होगा वो उतना ही रिलायबल होगा, है ना। सिंपल है ना। तो आपको जानना पड़ेगा कि आपका एस्टिमेट कितना रिलायबल है। ठीक है, बराबर। वो कैसे करेंगे? वो करेंगे कैसे? ये जानने के लिए हम क्या करने वाले बताओ? कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। ठीक है, ये करने वाले हैं। बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बोलता है कि मुझे आप कैसे बुलाओगे? मुझे बुलाओगे r² से। उसको हम कैसे बुलाएंगे?
आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। और वो ऐसा कहता है कि मैं आर स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन में अगर मेरा आंसर आर स्क्वायर का आंसर अगर 1 आ जाए ना, तो समझना ये जो दो वेरिएबल है x एंड y, इसके बीच में परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन है। अगेन इफ द आंसर कम्स टू 1, r square is equal to 1, then it is to be assumed, it is to be believed that x and y are perfectly correlated, linearly correlated। मतलब अगर उसका आंसर 1 आ जाए, r square का आंसर 1 आ जाए, तो समझ लेना इसके बेसिस पे आप जो भी एस्टिमेट करोगे वो सही होगा, 100% रिलायबल होगा। एंड दूसरा, अगर r square का आंसर 0 आ जाए तो समझ लेना x और y के बीच में there is a lack of correlation, no correlation। तो वहां पे एस्टिमेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, अब मुझे बताओ r square is equal to 1, ये करने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा r, स्मॉल r। ये स्मॉल r का मतलब क्या होता है? कोरिलेशन। स्मॉल r का मतलब क्या? कोरिलेशन। अब r स्मॉल r जब 1 होगा ना, क्या होगा? 1, तो उसका स्क्वायर करोगे तो आप क्या करोगे? इसका स्क्वायर करोगे तो उसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 1। अब जब मैंने इसका स्क्वायर किया मतलब ये हो गया कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन, यानी r 1 होगा तो उसका स्क्वायर 1 होगा, ये कह रहा हूं। या मैं ऐसा कहूं कि r जब क्या होगा? r क्या होगा? -1, उस -1 का स्क्वायर यानी कैपिटल R स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? +1। कहने का मतलब ये कि R इज इक्वल टू प्लस एंड -1 होगा तो उसका स्क्वायर R स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो दो वेरिएबल के बीच में परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन है, ऐसा समझा जाएगा। तो आपका एस्टिमेट 100% रिलायबल है, ऐसा समझा जाएगा। और जब r स्क्वायर 0 है मतलब r 0 होगा, r 0 तो उसका स्क्वायर भी 0 है ना। इसका मतलब क्या? इन दोनों के बीच में लैक ऑफ कोरिलेशन है, ऐसा समझा जाएगा। तो आपको वहां पे एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ये एडवाइजेबल है। क्लियर? समझे आप? ठीक है, अब एक बात बताओ, r इज इक्वल टू +1 या r इज इक्वल टू -1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1, या r इज इक्वल टू 0 या उसका स्क्वायर करेंगे तो 0, क्या चांसेस है कि r स्क्वायर यानी r का आंसर प्लस एंड -1 ही ऑलवेज आए? इसके चांसेस क्या? बहुत कम, बहुत ही कम होगा ना कि r इज इक्वल टू 1 होगा या -1 होगा या r इज इक्वल टू 0 होगा। तो अभी ऐसा कहते हैं, अब ध्यान से सुनना, कि ऐसा बोलते हैं कि जब r का आप स्क्वायर करो, पहले r ढूंढो। ये करने के लिए आपको पहले कोरिलेशन करना पड़ेगा, यानी इस चैप्टर के अंदर कोरिलेशन भी करना पड़ेगा, रिग्रेशन भी करना पड़ेगा, यानी इस चैप्टर के अंदर कोरिलेशन का रिवीजन भी हो जाएगा आपको। पहले क्या करो? r ढूंढो, r का स्क्वायर करो। r का स्क्वायर करने के बाद अगर उसका आंसर क्लोज टू 1 आए, क्या है? क्लोज टू 1, तो समझ लेना ये क्लोज टू 1 आए तो समझ लेना, क्या समझ लेना कि आपका जो एजम्पशन था, एजम्पशन ऑफ लिनियरिटी ऑफ रिग्रेशन इज वैलिड, ऐसा समझ लेना। क्लोज टू 1 आए तो, और क्लोज टू 0 आए तो समझ लेना कि नॉट वैलिड। क्लियर? ठीक है, चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये पूरा एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल है x एंड y, x 5 10 15 20 25, y 20 25 20 का लेते 30 40 50 एंड 60। हमको ये समझना है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन समझना है। चलिए ये करेंगे। पहले कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन समझने के लिए हमको ढूंढना पड़ेगा r, मतलब पहले ढूंढना पड़ेगा आपको कोरिलेशन।
तो पहले ढूंढेंगे x बार एंड y बार, टोटल कर देंगे, इसका टोटल होगा है ना 15, 20, 30, 50, 75, ये टोटल आया 75। 75 को डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये x बार आ जाएगा आपका 15। रफली लेकर ना समझाने के लिए, कोई एग्जांपल नहीं कर रहा है। इसका टोटल करेंगे 50, 90, 140, 200, दिस इज 200, 200 डिवाइड बाय 5, तो ये आंसर आने वाला है y बार इज इक्वल टू 40। क्लियर? अब x बार एंड y बार दोनों फ्रैक्शन में नहीं है। अगर आपको कोरिलेशन जानना हो, r जानना हो, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, x माइनस x बार y माइनस y बार, है ना, सिग्मा x माइनस x बार का स्क्वायर एंड सिग्मा y माइनस y बार का स्क्वायर, इसको यूज करते हैं हम। ठीक है, एज पर दिस पहले क्या करना पड़ेगा आपको, x माइनस x बार करना पड़ेगा। x बार इज 15, तो 5 माइनस 50 ये हो जाएगा -10, फिर -5, फिर 10, फिर 5 एंड 10। ठीक है, फिर करेंगे y माइनस y बार, y बार इज 40, ये 40 है, तो 20 माइनस 40 ये कितना हो जाएगा, -20, ये -10, ये 0, ये 10 और ये 20। ये आ गए दो कॉलम। अब इन दो कॉलम का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, इन दो कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 200 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +50, ये 0, ये 50, ये 200, 250, 250 ये हो जाएगा 500। ये ऊपर वाला पार्ट आपको मिल गया है 500। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर, x माइनस x बार का स्क्वायर, तो इस कॉलम का स्क्वायर कर लेंगे। ये मैंने क्या किया था, x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार किया है। नाउ अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर x माइनस x बार का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 100, 5 का स्क्वायर 25, ये 5 का 20, ये 0 होगा बीच में, ये 0, ये 5 का 25, ये 10 का कितना हो जाएगा 100, है ना, ये हो जाएगा 120, 120, ये हो जाएगा 250। बोलिए, एंड लास्ट में y माइनस y बार का स्क्वायर, ये y माइनस y बार का स्क्वायर, ये वाला 20 का स्क्वायर 400, ये 100, ये 0, ये 100, ये 400, ये 500, ये 500 कितना हो जाएगा 1000। क्लियर? डन। चलिए इसको डाल देंगे यहाँ पे। ये ऊपर वाला पार्ट कितना है बताओ, 500, नीचे ये का स्क्वायर कितना था 250, ये कितना था बताओ 1000, ये 500, ये 250 का रूट निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये मेरे हिसाब से 50.81 आएगा एंड इनटू ये आने वाला है 31.62 के आसपास आएगा। अब निकालते ना, मैं पहले से एक बार निकाला था, इसका आंसर है, इसका आंसर है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे 500 डिवाइड बाय कितना आएगा 499.99 समथिंग आएगा एंड दैट्स व्हाई आंसर कम्स टू 1। देखो आंसर कितना आया 1। ठीक है, जब आंसर कोरिलेशन का आंसर 1 होता है तो रिग्रेशन को एस्टिमेट, मतलब रिग्रेशन में एस्टिमेट करना ज्यादा इजी हो जाता है। ये हो गया कोरिलेशन। अब r इक्वल टू 1 आया, r कितना आया 1, तो मैंने क्या समझाया कि जब भी r इक्वल टू 1 होगा या r इक्वल टू -1 होगा तो उसका स्क्वायर भी कितना होगा 1। तो ऐसे केसेस में x एंड y ये जो वेरिएबल है वो परफेक्टली लिनियरली कोरिलेटेड हुए, ऐसा होगा। तो इसके बेसिस पे आप एस्टिमेट करोगे ना, वो भी परफेक्ट आएगा। कैसे समझते हैं? अब एस्टिमेट करने के लिए क्या करते थे, रिग्रेशन में y on x and x on y, मैं यहाँ लेता हूँ y on x, है ना, y on x में क्या करते थे, y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx करते थे। a कैसे मिलता था, a इज इक्वल टू y बार माइनस bx बार से मिलता था। और b कैसे मिलता था, b ढूंढने के लिए यही फॉर्मूला थी, ऊपर वाला पार्ट तो सेम रहेगा, ये वाला ऊपर वाला पार्ट सेम पूरा का पूरा। अगर ऊपर वाला पार्ट सेम रहेगा तो ऊपर वाले पार्ट का आंसर कितना 500, वो भी सेम रहेगा 500। और नीचे वाले पार्ट में से
डिनोमिनेटर में से आपको ये क्या करना है, उसका वेरिएंस लेना है, इसको नहीं लेना है, और ये स्क्वायर रूट निकाल दो तो यही पार्ट आएगा, कौन सा आएगा, सिग्मा x माइनस x बार का स्क्वायर बटा 250, तो आ जाएगा 250, तो उसका आंसर आ गया 2। b कितना आया 2। अब a ढूंढेंगे, a कैसे ढूंढेंगे, y बार कितना है बताओ 40, 40, b कितना आया 2, x बार कितना है बताओ 50 है ना, ये 30, ये 40, ये कितना आ जाएगा 10, ये कैसे ढूंढेंगे 10 प्लस b कितना आया 2। अब मुझे बताओ आपको x क्या लेना है, अगर आपको x आप लेना चाहते हो, ये 25 तक आ गए थे, अगर आपको x लेना है 30, क्या लेना है 30, तो x अगर आप लोगे 30 तो इसका आंसर आएगा कितना 70, y का इक्वल टू 70, 60 प्लस 70। तो ये जो एस्टिमेट किया ना वो परफेक्ट है। कैसे, अगर इस फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं थी, देखो ना यहाँ पे 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 से 25, बट अब यहाँ 5 से बढ़ रहा है और यहाँ पे 10 से इंक्रीज हो रहा था, तो अगर ये 25 से 30 होगा तो ये 60 से 70 होगा। जब x 25 था तो ये 60 था, अभी x 30 होगा तो y कितना होगा 70 होगा, जब x 30 होगा y कितना होगा 70, तो वो एस्टिमेट करना कितना इजी हो गया, इसकी जरूरत भी नहीं थी। ये इसलिए इजी हो गया क्योंकि यहाँ पे दोनों में x की जो वैल्यू चेंज हो रही है और y की जो वैल्यू चेंज हो रही थी, इन दोनों में इनका जो रेट ऑफ चेंज है दोनों सेम है, इसलिए आंसर एग्जैक्टली बना है। 1 इसलिए आया, +1 इसलिए आया क्योंकि दोनों बढ़ रहे थे। तो जब R1 होगा तो एस्टिमेट करना एकदम इजी हो जाएगा और आप जो भी एस्टिमेट करोगे वो परफेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। अभी R में आपका ऐसा क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, है ना, आंसर कितना आएगा 1, r² इज इक्वल टू 1। तो इसके बेसिस पे आप जो भी एस्टिमेट करोगे वो क्या होगा, परफेक्टली रिलायबल होगा। क्लियर? इन शॉर्ट कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन अभी हम सम करेंगे तो पहले क्या ढूंढेंगे, r ढूंढेंगे, फिर r ढूंढने के बाद उसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद देखेंगे कि क्लोज टू 1 आता है या क्लोज टू 0 आता है। अगर आंसर क्लोज टू 1 आता हो तो बोलना है ना assumption ऑफ linearity of regression is valid, और अगर क्लोज टू 0 आता तो क्या बोलना कि assumption of linearity of regression is not valid, और फिर आप एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।